सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी सारी चीजें आपकी क्लियर आउट नहीं है उसे नोट करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट रहेगी, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए इस रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो है वो हमारा सेट 6 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि आज के रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो है सेट 6 चलेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो आपको बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो है ये किस वर्ष पास हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1900 में, ऑप्शन बी 1803 में, ऑप्शन सी 1905 में, या ऑप्शन डी 1830 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो है याद रखिएगा 1905 में जो है पास हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय रेलवे बोर्ड की जो है स्थापना भी जो है पास हुआ था। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं किसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है 1905 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पेशली जो है ग्रुप डी में ये प्रश्न बहुत बार देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा, इसका अगर हम बात करते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड का जो है अगर हम बात करें कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी पॉइंट लिखा रही हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की गाइस तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो है 1905 में इसका स्थापना हुआ था। तो अगर हम बात करें कि उस समय जो है ये किस ब्रिटिश का कार्यकाल था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जो है ये आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन के समय जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है स्थापित हुआ था किसके समय गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्थापित हुआ था गाइस ये आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन के समय स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ये जो अधिनियम जो पास हुआ था ये जो है आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के समय जो है लॉर्ड कर्जन के समय जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है औपचारिक मान्यता भी मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से ब्रिटिश का शासनकाल था जब भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम या फिर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, उस समय जो है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे बोर्ड का जो है प्रमुख कौन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे का जो है ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय रेलवे का जो है ये आपको ध्यान रखना है प्रमुख कौन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे का जो प्रमुख होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे का प्रमुख जो है ये चेयरमैन होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे का प्रमुख कौन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे का जो प्रमुख होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है गाइस, तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे का प्रमुख जो है ये पूछा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय रेलवे का जो प्रमुख होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके चेयरमैन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे का प्रमुख जो है ये चेयरमैन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, चेयरमैन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और याद रखिए कि लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल था ये कब से कब तक था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल था ये आपको ध्यान रखना है 1899 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन का जो है ये शासन काल कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल था गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1899 से लेकर 1905 तक जो है ये आपको ध्यान रखना है। 1899 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है 1905 ईस्वी तक जो है ये आपको ध्यान रखना है। 1905 ईस्वी तक जो है ये लॉर्ड कर्जन का शासन काल था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है निम्नलिखित में से। तो आपके ऑप्शन है पोवाला नृत्य, ऑप्शन बी छोलिया नृत्य, ऑप्शन सी तेरह ताली नृत्य, या ऑप्शन डी छिराव नृत्य। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोलिया नृत्य जो है ये आपके किस राज्य का एक नृत्य रूप है, तो छोलिया जो है ये आपके जो है उत्तराखंड का एक नृत्य रूप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम
छोलिया से रिलेटेड अगर हम बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं छोलिया से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है मार्शल आर्ट नृत्य है। छोलिया जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किस प्रकार का नृत्य है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। छोलिया जो है ये आपको ध्यान रखना है, एक मार्शल, ये आपको ध्यान रखना है। छोलिया जो है ये आपको ध्यान रखना है, मार्शल आर्ट नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। छोलिया जो है ये कैसे नृत्य है, इससे आपको ध्यान रखना है। छोलिया जो है ये आपको ध्यान रखना है, एक मार्शल आर्ट नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। छोलिया जो है ये एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोलिया नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छोलिया नृत्य जो है ये कुमाऊनी लोगों के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें छोलिया नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छोलिया नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, कुमाऊनी लोगों के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। छोलिया नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। छोलिया नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, कुमाऊनी लोगों के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है किया जाता है, ठीक है। कुमाऊनी लोगों के द्वारा जो है किया जाता है ये नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुमाऊनी लोगों के द्वारा किया जाता है, ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा कुमाऊनी लोगों के द्वारा जो है किया जाता है, याद रखिएगा कुमाऊनी लोगों के द्वारा जो है किया जाता है ये नृत्य। और खासकर जो है ये नृत्य किस में किया जाता है, इसे याद रखिएगा बारात में किया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये जो है कहाँ किया जाता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, खास कर जो है ये नृत्य जो है बारात में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया छोलिया का। अब आ जाते हैं guys, आपको अगर हम बात करते हैं पोवाड़ा नृत्य की, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोवाड़ा नृत्य की अगर हम बात करें, तो ये जो है आपके कहाँ के नृत्य है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोवाड़ा जो है ये आपके महाराष्ट्र के नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। पोवाड़ा जो है ये किस राज्य के लोक नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके महाराष्ट्र की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तेरह ताली नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है। तेरह ताली जो नृत्य है गैस याद रखिएगा, तेरह ताली नृत्य जो है ये किस राज्य की है, तो गैस याद रखिएगा तेरह ताली नृत्य जो है ये राजस्थान की है, ये आपको ध्यान रखना है। तेरह ताली लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की है, तो ये आपके राजस्थान की है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गैस आपका चिराव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा भी गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि चिराव जो है ये आपके किस राज्य की नृत्य है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चिराव जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके मिजोरम की है, ये आपको ध्यान रखना है। चिराव जो है ये किस राज्य के लोक नृत्य है, इससे आपको ध्यान रखना है। चिराव जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये मिजोरम की है, ये आपको ध्यान रखना है। चिराव जो है ये किस राज्य के लोक नृत्य है, मिजोरम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक सितार वादक है। तो आपके ऑप्शन है शाहिद परवेज, ऑप्शन बी शेख चिन्ना, ऑप्शन सी सुल्तान खान या ऑप्शन डी इमरत खान। तो बताइए कि सितार वादक कौन है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहिद परवेज जो है निम्नलिखित में से जो आपके शाहिद परवेज है गाइस याद रखिएगा इनमें से ये आपके एक सितार वादक है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कि शाहिद परवेज जो है ये आपको ध्यान रखना, अगर हम इनकी बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना। पहला पॉइंट आपको याद रखना है ये जो है किस घराने से गए, तो याद रखिएगा ये जो है इमदाद खानी घराने से है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस घराने से संबंधित है गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है ये किस घराने से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शाहिद परवेज जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये इमदाद खानी घराने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से घराने से संबंधित है, इमदाद खानी घराने से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इमदाद घरानी घराने से संबंधित है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शाहिद परवेज के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं शाहिद परवेज को जो है याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है guys याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था guys, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है जो कि एक सितार वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये आपको ध्यान रखना है कब मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये 2006 में मिला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इन्हें कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इन्हें 2006 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें जो है पद्म श्री भी मिला हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 2012 में जो है इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 2012 में जो है इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अब हम आ जाते हैं इधर। तो अब हम बात करते हैं गाइस आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं शेख चिन्ह, ठीक है। तो याद रखिएगा शेख चिन्ह जो है ये आपके किस घराने मतलब
कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शेख चिन्ह जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके नाद स्वरम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। शेख चिन्ह जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके नाद स्वरम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नाद स्वरम से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करते गए, आपको याद रखना है सुल्तान खान, सुल्तान खान जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुल्तान खान जो है ये आपको ध्यान रखना है शतरंज से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुल्तान खान जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके शतरंज से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करते गए तो इमरत खान, इमरत खान जो है ये किससे संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सुरबहार से संबंधित है। तो अगर हम बात करें कि इमरत खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सुरबहार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है सुरबहार से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन बी खिजर खान ने, या ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सैयद वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी, खिजर खान ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, याद रखिएगा कि खिजर खान ने जो है सैयद वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो खिजर खान ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैयद वंश की स्थापना जो है इन्होंने कब की थी, तो याद रखिएगा 1414 ईस्वी में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1414 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसका आपको जो है सैयद वंश का जो है मैं आपको शासन काल बता देती हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको याद रखना है, अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैयद वंश का जो है शासन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सैयद वंश का शासन काल जो है ये कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश का जो शासन काल था ये आपको ध्यान रखना है, ये था आपका 1414 से लेकर जो है गाइस, देखिएगा ये जो है 1414 से लेकर जो है आपको ध्यान रखना है, 1414 से लेकर जो है ये आपका कब से कब तक था, 1451 ईस्वी तक था, ये आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश का शासन काल जो है 1414 से लेकर जो है गाइस देखिएगा 1451 ईस्वी तक था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किस वंश की स्थापना की थी गाइस, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने जो है, ये आपको ध्यान रखना है, तुगलक वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये आपको ध्यान रखना है किस वंश के संस्थापक है, तो मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो है ये किस वंश के संस्थापक है, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके तुगलक वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस वंश के संस्थापक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये आपको ध्यान रखना है, तुगलक वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुगलक वंश के संस्थापक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो याद रखिएगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुलाम वंश के जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक जो है ये आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक जो है ये कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके खिलजी वंश के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बहुत लोगों को लगता है अलाउद्दीन खिलजी है, लेकिन याद रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये है खिलजी वंश के संस्थापक, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके खिलजी वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम गाइस यहाँ पे जो है अभी आपके गुलाम वंश है, इनके जो है कि आपको याद रखना है कि मैं आपको इनका शासन काल बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे सैयद वंश का आपको शासन काल बताई हूँ। अब मैं बता रही हूँ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं बताऊंगी गुलाम वंश का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि गुलाम वंश का जो है शासन काल कब से कब तक था गाइस। तो यहाँ पे जितने भी शासन काल लिखा रही हो इसे नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। तो गुलाम वंश के शासन काल की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा गुलाम वंश का जो है याद रखिएगा 1206 से लेकर ये जो है ये कब तक शासन किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश ने जो है ये 1206 से लेकर गाइस याद रखिएगा 1206 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है 1290 ईस्वी तक जो है ये गुलाम वंश
वंश ने शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश, ठीक है। उसके बाद जो है किसका याद रखना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश के अगर हम शासनकाल की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल जो है ये कब से कब तक था, तो खिलजी वंश का था 1290 से लेकर गाइस याद रखिएगा, इसका जो था ये आपको ध्यान रखना है 1290 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है 1320 ईस्वी तक था, ये आपको ध्यान रखना है। खिलजी वंश का जो शासनकाल था 1290 से ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद जो है एक आपका हो गया तुगलक वंश। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं चौथा। चौथा जो है हम किसके बारे में बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है तुगलक वंश का, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, तुगलक वंश का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कभी जो है मिलान करने के लिए दे देता है, एक तरफ आपको वंश और एक तरफ शासनकाल और फिर मिलान करना होता है। तो याद रखिएगा तुगलक वंश के शासनकाल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो था आपका जो है 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये जो था, आपको ध्यान रखना है 1320 से लेकर जो है आपको ध्यान रखना है 1414 ईस्वी तक जो था, ये जो है आपका जो है याद रखिएगा, ये जो है आपका कौन था, ये तुगलक वंश था, ठीक है। सबसे पहले गुलाम वंश आया 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद जो है आपका जो है ये कौन था guys? तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद जो है लोधी वंश आया, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई, तो आपके ऑप्शन है जेम्स ए स्कॉट की हत्या के आरोप में सजा दी गई, या ऑप्शन बी जे डायर, ऑप्शन सी जॉन साइमन, या ऑप्शन डी जेपी सॉन्डर्स। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो है जेपी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में जो है फांसी की सजा दी गई। और याद रखिएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं गाइस कि जेपी सॉन्डर्स को जो है ये आपको ध्यान रखना है 1928 में जो है ये आपको ध्यान रखना है 1928 में जो है ये जो है आपको ध्यान रखना है 1928 में जो है गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी। आपको ध्यान रखना है गोली मारकर जो है 1928 में जो है गोली मारकर जो है ये आपको ध्यान रखना है 1928 में जो है गोली मारकर जो है ये आपको ध्यान रखना है हत्या कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी हत्या के आरोप में जो है आपको ध्यान रखना है, इसी हत्या के आरोप में जो है इनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो याद रखिएगा इनको जो है याद रखिएगा 1930 में जो है आपको ध्यान रखना है 1900, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1930 में जो है यानी कि 1930 में जो है आपको ध्यान रखना है 1930 में जो है आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है फांसी की सजा सुनाई गई, ये भी आपको ध्यान रखना है 1930 में जो है ये आपको ध्यान रखना है गाइस 1930 में जो है फांसी की जो है ये आपको ध्यान रखना है 1930 में जो है फांसी की जो है सजा सुनाई गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1930 में जो है फांसी की सजा सुनाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा 1930 में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन जब इनको जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है इनको जो फांसी दी गई थी guys, ये आपको ध्यान रखना है इनको जो फांसी दी गई थी वो दिया गया था जो है 1931 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको फांसी कब दी गई थी guys, तो याद रखिएगा 23 मार्च, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा 23 मार्च, ये आपको ध्यान रखना है 23 मार्च, ये आपको ध्यान रखना है 23 मार्च 1931 को जो है ये आपको ध्यान रखना है 23 मार्च 1931 को जो है ये आपको ध्यान रखना है 23 मार्च 1931 को जो है उन्हें जो है आपको ध्यान रखना है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। तो सजा कब सुनाई गई थी और फांसी कब दी गई थी, इसका डेट बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और इसीलिए एग्जामिनर जो है ये प्रश्न पूछता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1930 में जो है फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को जो है आपको ध्यान रखना है 23 मार्च 1931 को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक प्रश्न और रहता है जो कि मैं आपको यहाँ पे जो है स्टार लगा कर बता रही हूँ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम एक प्रश्न की बात करें तो याद रखिएगा उस समय के जो है याद रखिएगा उस समय जो है वायसराय कौन थे गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कि उस समय जो है वायसराय की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना उस समय के जो है वायसराय कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना उस समय के जो है वायसराय कौन थे, ये जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं उस समय के जो है वायसराय कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। आपको ध्यान रखना उस समय के वायसराय कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा उस समय के वायसराय जो थे आपको ध्यान रखना लॉर्ड इरविन जो है उस समय के वायसराय थे, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड इरविन जो है उस समय के वायसराय थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है गाइस? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है 1948 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1961 में या ऑप्शन डी 1878 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में जो है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है आपको क्या याद रखना है गाइस, तो इसका जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है आपको ये भी दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है NRAI। ठीक है, आपको ध्यान रखना है NRAI, जिसका जो है आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा। एन से जो है ये आपका क्या हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एन से जो है ये आपका हो गया नेशनल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एन से जो है ये आपका हो गया नेशनल हो गया। उसके बाद अगर हम ए की बात करें तो ए से आर की बात करें, आर से जो है ये आपका क्या हो गया गाइस, तो आर से जो है ये आपका जो है राइफल हो गया। उसके बाद अगर हम ए से बात करें तो ए से जो है आपका क्या हो गया, ए से जो है आपका एसोसिएशन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ए से जो है ये आपका क्या हो गया, तो आपको ध्यान रखना है। ए से जो है आपका जो है एसोसिएशन हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ जो है इंडिया, इसका जो है फुल फॉर्म हो गया NRAI जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है इसके जो स्थापना हुई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो है अगर हम उद्देश्य की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य जो है ये क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य था शूटिंग खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो उद्देश्य था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। शूटिंग खेलों को जो है आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शूटिंग खेलों को जो है आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य था शूटिंग खेलों को जो है आपको ध्यान रखना है, बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। शूटिंग खेलों को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई थी? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है संस्कृत में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी पाली में या ऑप्शन डी हिंदी में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है संस्कृत में किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है बंगाली भाषा में भी किया गया था। तो यहाँ पे जो है आप लिख लीजिएगा संस्कृत और जो है कौन सी भाषा में गए इससे आपको ध्यान रखना है। संस्कृत और जो है आपको ध्यान रखना है संस्कृत और बंगाली भाषा में जो है इसका जो है लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है कि इसे जो है कब लिखा गया था। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत को जो है 1882 में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1882 में जो है लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे कब लिखा गया वंदे मातरम को, तो 1882 में लिखा गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इनको जो है किसने लिखा था गाइस, याद रखिएगा 1882 में जो है ये किसने लिखा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये किसने लिखा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये इनको जो लिखा था ये आपको ध्यान रखना है बंकिम चंद्र जो है आपको ध्यान रखना है बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय जो है आपको ध्यान रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आपको ध्यान रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आपको ध्यान रखना है जो है अपने जो है याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने जो उपन्यास था उनका आनंद मठ उपन्यास। ठीक है, देखिएगा अपने जो है आनंद मठ जो है आपको ध्यान रखना है अपने जो है आपको ध्यान रखना है आनंद मठ जो है आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने आनंद मठ उपन्यास में जो है लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है उपन्यास में लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने आनंद मठ उपन्यास में जो है लिखा था, ये जो है संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था। ये आपका भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये आपको ध्यान रखना है लिखा गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको याद
पूछा जाता है कि आपका राष्ट्रीय गीत क्या है, तो याद रखिएगा आपका जो राष्ट्रीय गीत है ये क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो आपके ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो है मुक्त जो उपस्थिति है याद रखिएगा, जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति है याद रखिएगा, ये विद्युत का सुचालक बनाती है। अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपका क्या है गाइस, तो यहाँ पे जो है मैं दिखा रही हूँ, जो ये आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है ये आपका जो है ये क्या हो गया गाइस, तो ये आपका जो है नाभिक हो गया। इसी नाभिक में आपके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो है ये आपका जो है स्वतंत्र अवस्था में कौन होता है, तो जो ये वाला जो पॉइंट है गाइस याद रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपका क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका इलेक्ट्रॉन था। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये स्वतंत्र रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ये आपको देख सकते हैं। ये जो आपको ये सारे जितने भी देखने गए ये सारे जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ये स्वतंत्र होते हैं। उसके अलावा जो है आपको एक पॉइंट नोट करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिखा रही हूँ ये आपको नोट करना है। तो आप लिखिए, याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ का ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते गए इससे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ का ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं पॉइंट लिखा रही हूँ इसे आप नोट करिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा किसी भी पदार्थ में जो है आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा प्रवाह, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी पदार्थ में जो है ये आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह जो है ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा प्रवाह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह जो है स्वतंत्र, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र जो है ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह जो है ये किसके द्वारा होता है, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो तरल अवस्था होता है और उसके बाद जो है गैसीय अवस्था में उसके रूपांतरण को जो है ये क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी वाष्पीकरण या ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो इसे मैं इंग्लिश में बताती हूँ ताकि बहुत लोग समझ जाए। तो ये जो है जिसे हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं आपका जो है संघनन, संघनन को जो है ये हम क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। संघनन को जो है आपको ध्यान रखना है हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। संघनन को जो है ये हम क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघनन को जो है ये आपको ध्यान रखना है कंडेंसेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संघनन को जो है हम क्या कहते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कंडेंसेशन कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण को जो है ये हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण को जो है आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसे जो है हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा इसे जो है हम ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है इसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। और वाष्पीकरण को जो है हम क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वाष्पीकरण को जो है इवेपोरेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इवेपोरेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे जो है इवेपोरेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम ऊर्ध्वपातन की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, तो सब्लिमेशन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा इसे जो है हम सब्लिमेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है हम सब्लिमेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे जो हम क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोई भी पदार्थ है जो कि आपका जो है लिक्विड में है, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में अगर कोई भी ये होगा ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जो है ये आपका लिक्विड में है, तो जैसे कि मान के चलिए अगर हम बात करते गए तो अगर हम लिक्विड की अगर हम बात करते गए तो आपको ध्यान रखना है लिक्विड में जो है मान के चलिए कि जो है जल है, ठीक है, तो ये जो है आपका जो है जल है।
तो जल को जो है अगर हम इसे जो है उच्च तापमान पे रखेंगे, अगर हम याद याद रखिएगा, जल को जो है हम ये आपको ध्यान रखना है कि उच्च तापमान पर अगर हम रखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है उच्च तापमान पर अगर हम रखेंगे, तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है ये भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये जो है भाप बनता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये क्या बनता है गाइस? तो जल को अगर हम उच्च तापमान पर रखेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये क्या बनता है? भाप बनता है। और इसी को हम क्या कहते हैं गाइस? तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं? इसी को जो है हम वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी जो है ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर तरल पदार्थ को अगर उस तापमान पे रखा जाए, तो या फिर जो है उसे जो है आप बदलिएगा, तो गैसीय अवस्था में जब भी बदलिएगा, तो उसे आपको उस तापमान पे रखना ही पड़ेगा। गैसीय अवस्था में अगर आप बदलेंगे गाइस, तो याद रखिएगा उसे जो है आपको ध्यान रखना है उस तापमान पे जो है, यानी कि हाई हीट पे जो है उस तापमान पे जो है इसे रखिएगा, तब जाकर जो है वो उच्च तापमान पे रखिएगा, तब इसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा, याद रखिएगा गैसीय अवस्था में, ठीक है? तो जब भाप बनता है इसी को हम वाष्पीकरण करते हैं, और जब ये वाष्पीकरण होता है तो ये किस अवस्था में बन जाता है गैस? तो याद रखिएगा ये जो है गैसीय अवस्था में बन जाता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखिएगा उससे पहले आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आपको बताना है कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए म्यूजिक इज लाइफ, ऑप्शन सी म्यूजिकल जर्नी, ऑप्शन सी म्यूजिक इज माई लाइफ, ऑप्शन डी कह रहा है कि माई लाइफ माई म्यूजिक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका माई लाइफ माई म्यूजिक जो है ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते गए तो पंडित रविशंकर से अगर हम बात करें गए तो ये आपको ध्यान रखना है पंडित रविशंकर जो है ये आपको ध्यान रखना है ये एक सितार वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है पंडित रविशंकर जो है ये आपको ध्यान रखना है कि पंडित रविशंकर जो है ये आपको ध्यान रखना है सितार वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें गए तो याद रखिएगा इनकी जो है ये आपको ध्यान रखना है इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें, पंडित रविशंकर की जो है याद रखिएगा रचनाओं के बारे में बात करें कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो अगर हम रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना सबसे पहले जो है ये आपका कौन सा हो गया? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है आपको याद रखना जो कि माई लाइफ माई म्यूजिक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा लर्निंग लर्निंग इंडियन म्यूजिक, ठीक है? तो इनका जो है ये आपको ध्यान रखना ये क्या हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है या इनका जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है लर्निंग, ये आपको ध्यान रखना है इनका जो है और कौन कौन सी रचना रचना हो गई? तो लर्निंग इंडियन, ये आपको ध्यान रखना है लर्निंग इंडियन जो है ये म्यूजिक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है लर्निंग इंडियन जो है आपको ध्यान रखना है ये क्या हो गया गाइस? तो आपको ध्यान रखना है लर्निंग इंडियन म्यूजिक जो है इनकी जो है रचनाओं में से एक है, आपको ध्यान रखना है लर्निंग इंडियन म्यूजिक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ए सिस्टमैटिक जो है आपको ध्यान रखना है अप्रोच। उसके बाद जो है इनका कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा एक सिस्टमैटिक जो है आपको ध्यान रखना है ए सिस्टमैटिक जो है आपको ध्यान रखना है ए सिस्टमैटिक अप्रोच जो है आपको ध्यान रखना है ए सिस्टमैटिक जो है आपको ध्यान रखना है ए सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा जो है आपको कौन सा हो गया? माई लाइफ एंड माई म्यूजिक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया गाइस? तो उसके अलावा जो है आपको याद रखना है रागमाला, ठीक है? तो ये जो है आपका लर्निंग हो गया, सिस्टमैटिक हो गया। उसके बाद जो है ये आपको याद रखना है तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया? तो तीसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है रागमाला, ठीक है? तो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस? याद रखिएगा रागमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल इंडियन सुपर लीग एक डैश चैंपियनशिप है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन बी खो खो या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो बताइए इंडियन सुपर लीग जो है ये एक क्रिकेट चैंपियनशिप है, कबड्डी चैंपियनशिप है, खो खो चैंपियनशिप है या फिर फुटबॉल चैंपियनशिप है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग जो है एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन सुपर लीग की जो है अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस? इससे आपको ध्यान रखना है इंडियन सुपर लीग की जो है स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस? इससे आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस? याद रखिएगा 2013 में हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उस समय जो है
कितने थे गाइस? याद रखिएगा 11 टीम सदस्यों के साथ हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है 11 टीम, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। 2013 में जो है ये आपको ध्यान रखना है 11 टीम जो है याद रखिएगा टीम सदस्यों के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है 2013 में जो है 11 टीम सदस्यों के साथ हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 टीम सदस्यों के जो है साथ हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 टीम सदस्यों के साथ हुई थी। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि फुटबॉल से जो संबंधित अगर हम बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित जो है ट्रॉफी कौन कौन सी है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2-3 ट्रॉफी जो है ये आपको याद रखना है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है आपका जो है रोवर्स कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रोवर्स कप जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके जो है फुटबॉल से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें रोवर्स कप हो गया, उसके बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है संतोष संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी जो है ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, फुटबॉल से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो है डूरंड कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। डूरंड कप जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी है जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्डेमम पहाड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ी या ऑप्शन डी पालने की पहाड़ी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कार्डेमम की पहाड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे दक्षिणी में स्थित है, आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें सबसे दक्षिण में मतलब कि ये कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा इसे जो है यहाँ जो है कार्डेमम की पहाड़ी पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ जो है इलायची की खेती होती है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ जो है किसकी खेती होती है गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ जो है इलायची की खेती होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कार्डेमम की पहाड़ी पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है किसकी खेती होती है, इलायची की खेती होती है जो कि केरल में है। आपको ध्यान रखना है इलायची की खेती जो है ये कहाँ होती है, तो आपको ध्यान रखना है कार्डेमम पहाड़ी पर जो है इलायची की खेती होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए अगर जैसे याद रखिएगा इसे जो है इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। कार्डेमम पहाड़ी को जो है याद रखिएगा इसे जो है आपको ध्यान रखना है, इसे जो है इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसे जो है इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कौन सी पहाड़ी कहते हैं, इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलायची की पहाड़ी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी सैम पित्रोदा को, ऑप्शन सी डॉक्टर अरुण कृष्ण को या ऑप्शन डी दुर्गेश पटेल को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति की अगर बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है श्वेत क्रांति जिसे जो है क्या कहते हैं, तो ऑपरेशन फ्लड भी के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। जिसे जो है आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन जो है आपको ध्यान रखना है, जिसे जो है आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति को जो है ये आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो जनक है ये कौन है इससे याद रखिएगा वर्गीज कुरियन जो है इनके जो है जनक है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रख लेते हैं कि इस क्रांति की जो है अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गई इससे आपको ध्यान रखना है इस क्रांति की जो है शुरुआत कब हुई थी इससे याद रखिएगा श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड की जो है शुरुआत कब हुई थी इससे आपको ध्यान रखना है। इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1970 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सैम पित्रोदा की अगर हम बात करें, सैम पित्रोदा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके किस क्रांति के जनक है गाइस, याद रखिएगा पीली क्रांति के जनक कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है पीली क्रांति के जनक जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं पीली क्रांति के जनक कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है सैम पित्रोदा जो है आपको ध्यान रखना है पीली क्रांति के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है डॉक्टर अरुण कृष्ण जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा डॉक्टर अरुण कृष्ण जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किनसे संबंधित है, तो ये आपके जो है आपको ध्यान रखना है नीली क्रांति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर अरुण कृष्ण जो है आपको ध्यान रखना है ये कौन से क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति के जनक कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है नीली क्रांति के जनक, नीली क्रांति के जनक कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है नीली क्रांति के जनक जो है ये डॉक्टर अरुण कृष्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें दुर्गेश पटेल की अगर हम बात करें
तो आपको ध्यान रखना है। दुर्गेश पटेल जो है आपको ध्यान रखना है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है। गुलाबी क्रांति के जनक जो है ये आपको ध्यान रखना है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है। गुलाबी क्रांति के जनक जो है ये आपको ध्यान रखना है। गुलाबी क्रांति के जनक जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके जो है किनसे संबंधित है? या जो है दुर्गेश पटेल जो है गुलाबी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2013 में, या ऑप्शन डी 2000, ऑप्शन डी 1993 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2006 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है अधिनियमित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 2006 में जो है ये अधिनियमित हुआ था, जिसमें से आपको याद रखना है, कि जो है आपको याद रखना है कि जो है लड़की की उम्र जो है ये आपको ध्यान रखना है। लड़की की उम्र जो है ये कितनी है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है। लड़की की उम्र की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। लड़की की उम्र जो है ये 18 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष। और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है लड़के की उम्र। ठीक है, लड़की की उम्र 18 वर्ष, और उसके बाद जो है लड़के की उम्र की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। लड़के की उम्र की बात करें गाइस तो याद रखिएगा 21 वर्ष से पहले जो है 21 वर्ष से जो पहले है आप इसका जो है शादी नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 21 वर्ष यानी कि लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 21 वर्ष से पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहले विवाह नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहले विवाह जो है नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इससे पहले जो है विवाह जो है नहीं कर सकते हैं बच्चों की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन 18 वर्ष और 21 वर्ष से पहले जो है विवाह जो है नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस तो आपको ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार जो है आपको ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार जो है ये कब पारित हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस तो आपको ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार जो है ये कब पारित हुआ था गाइस? तो आपको ध्यान रखना है 2005 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2013 की, अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है 2013 में जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा अधिनियम पारित हुआ था गाइस? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो है कब पारित हुआ था गाइस? तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय जो है आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था गाइस? तो आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका 2013 में हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है 1900 जो है 1903 की अगर बात करें तो इसमें जो है कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो गाइस याद रखिएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कौन सा अधिनियम पारित हुआ था 1993 में? मानव अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये कब पारित हुआ था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये हुआ था आपका 1993 में ये अधिनियम पारित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी पर जीवन की विविधता को, ऑप्शन बी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, ऑप्शन सी ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी जानवरों और अध्ययन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जो है जीवन की विविधता जो है ये किसे संदर्भित करती है? तो जैव विविधता को संदर्भित करती है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैव विविधता सबको जो है ये कब गढ़ा गया था? तो याद रखिएगा 1985 में जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है इस शब्द को जो है ये कब गढ़ा गया था गाइस? तो याद रखिएगा 1985 में जो है ये आपको ध्यान रखना है। 1985 में जो है ये आपको ध्यान रखना है सबको जो है ये आपको ध्यान रखना है 1985 में जो है सबको जो है गढ़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है जैव विविधता सबको। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन से सबको? जैव विविधता सबको। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है जैव विविधता जो है आपको ध्यान रखना है ये जो है तीन प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता जो है ये कितने प्रकार के होते हैं guys? तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके जो है आपको ध्यान रखना है जैव विविधता जो है
3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 3 प्रकार कौन-कौन सा है, तो पहला आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तो याद रखिएगा आनुवांशिक जैव विविधता, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा। जब पहला जो है ये आपका ध्यान रखना है आनुवांशिक जो है आपको ध्यान रखना है आनुवांशिक जैव विविधता हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपका आनुवांशिक जैव विविधता हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, इससे आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका प्रजाति जैव विविधता हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, इससे आपको ध्यान रखना है। प्रजाति जैव विविधता हो गया। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है कौन सा हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है पारिस्थितिकी जो है आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी जो है आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिक जो है आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता हो गई, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की जैव विविधता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके ऑप्शन है डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी डीओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, या ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लिक एसिड है और यहाँ पे न्यूट्रल एसिड है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और गलती करते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो पूर्ण रूप है ये क्या है, तो याद रखिएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते गए तो सबसे पहले अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की जो है, याद रखिएगा डीएनए की जो है ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए की जो है आपको ध्यान रखना है खोज जो है कब और किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है डीएनए की खोज जो है ये कब और किसने की थी, गाइस तो याद रखिएगा डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन ने की थी, आपको ध्यान रखना है। किसने की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है जेम्स वाटसन ने, ठीक है। आपको ध्यान रखना है डीएनए की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है जेम्स वाटसन, और जो है और किन्होंने की थी गाइस, तो आप देखिएगा डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन, और याद रखिएगा और जो है ये किसने की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए की खोज जेम्स वाटसन, और याद रखिएगा और किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा और जो है आपके फ्रांसिस क्रिक ने की थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा जेम्स वाटसन और क्रिक ने मिलकर जो है डीएनए की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है डीएनए की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है डीएनए की खोज जो है आपको ध्यान रखना है कब की थी, तो डीएनए की खोज जो है आपको ध्यान 1953 में की थी, आपको ध्यान रखना है। डीएनए की खोज जो है ये कब की थी, 1953 में। और इसीलिए जो है guys, याद रखिएगा इन्हें, इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से जो है आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से जो है आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से जो है guys, याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1962 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कब सम्मानित किया गया था, 1962 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से जो है याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से जो है आपको ध्यान रखना है सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो आपके ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी क्रोमियम, या ऑप्शन डी लोहा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीसा जो है अधिक वायु का कारण बनती है, ये आपको ध्यान रखना है वायु प्रदूषण का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सी धातु है गाइस, तो याद रखिएगा सीसा हो गया। इसके अलावा अगर हम वायु प्रदूषण वाली धातु की बात करें इससे आपको ध्यान रखना है पारा हो गया, सीसा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पारा हो गया, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैडमियम हो गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है आपको ध्यान रखना है। कैडमियम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। कैडमियम हो गया, ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा जो है आपको ध्यान रखना है वायु प्रदूषण का कारण बनती है, आपको ध्यान रखना है। सीसा से जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है किडनी को नुकसान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा से जो है ये किसको नुकसान होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है सीसा से जो है ये आपको ध्यान रखना है किडनी को नुकसान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा से जो है ये आपको ध्यान रखना है किडनी को नुकसान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा से जो है ये किसको नुकसान होता है, किडनी को नुकसान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें इससे आपको ध्यान रखना है पारा की अगर हम बात करें
तो पारा से जो है ये किसको नुकसान होता है गाइस, तो याद रखिएगा पारा से जो है ये आपको ध्यान रखना है न्यूरोलॉजिकल को, ठीक है। पारा उत्सर्जन से जो है ये किसको नुकसान होता है, न्यूरोलॉजिकल को जो है नुकसान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो है ये किसको होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूरोलॉजिकल को जो है ये आपको ध्यान रखना है, न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इससे जो है किसको नुकसान होता है, न्यूरोलॉजिकल को नुकसान होता है। और कैडमियम की अगर हम बात करें तो कैडमियम से जो है किसको नुकसान होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये हड्डियों और किडनी को नुकसान करता है, ठीक है। किसको नुकसान करता है, हड्डी और जो है गाइस देखिए किसको नुकसान करता है, हड्डी और जो है गाइस देखिएगा किडनी को जो है याद रखिएगा, हड्डी और किडनी को जो है याद रखिएगा, हड्डी और किडनी को जो है नुकसान करता है, ये आपको ध्यान रखना है, हड्डी और किडनी को जो है नुकसान करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, या ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बिहार में है। और अगर हम बिहार की बात करें तो याद रखिएगा बिहार के जो है याद रखिएगा मुंगेर जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के जो है कौन से जिले में गए, इससे आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके मुंगेर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते गए, इससे आपको ध्यान रखना है जीव अभयारण्य की जो है स्थापना जो है गाइस देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो है स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुआ था गाइस, आपको ध्यान रखना है 1986 में, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, इससे याद रखिएगा 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा गाइस, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ जो है आपको याद रखिएगा कौन कौन सा वन्य जीव है। तो अगर हम बात करते हैं इस वन्य जीव की गैस तो याद रखिएगा यहाँ जो है आपका कौन कौन सा वन्य जीव है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम वन्य जीव की बात करें गैस तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो है आपको तेंदुआ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है कौन कौन सा वन्य जीव है गैस, तो आपको ध्यान रखना है तेंदुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें तेंदुआ, उसके अलावा अगर हम बात करें तो भालू है। उसके अलावा तेंदुआ, उसके बाद बात करते हैं गैस तो याद रखिएगा भालू। उसके बाद जो है आपका कौन सा है गैस, तो याद रखिएगा सांभर है, भालू है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो सांबर है। उसके बाद बात करें गाइस तो नीलगाय है। यहाँ पे इस सारी चीजों का आगे भी है गाइस, तो याद रखिएगा नीलगाय। ये सब जो है आपको याद रखिएगा, यहाँ वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आपको ये सारे वन्य जीव देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपको जो है तेलंगाना में जो है ये कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है शिवराम वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है शिवराम जो वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपको ध्यान रखना है शिवराम वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है शिवराम वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपको कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है शिवराम वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है तेलंगाना में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है फेन वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपके कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि फेन वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फेन वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फेन वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है ये है आपके जो है आपके तेलंगाना में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 7। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है 3 भाग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा 3 भाग जो है ये मस्तिष्क के कौन कौन से होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें गाइस आपको ध्यान रखना है पहला जो है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखना है पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है पहला जो है ये आपका प्रमस्तिष्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कौन सा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है प्रमस्तिष्क होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो है आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है आपका मध्य मस्तिष्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपको कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये आपका पृष्ठ मस्तिष्क होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये आपका
पृष्ठ मस्तिष्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बताऊंगा तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो इसे जो है पहला को हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा, पहला को जो है हम फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला को जो हम क्या कहते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, पहला को जो है हम फोर ब्रेन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्रमस्तिष्क को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें गाइस, तो इसे जो है मिड ब्रेन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसे जो हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा। इसे जो है याद रखिएगा, इसे जो हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा। दूसरा को जो है मध्य मस्तिष्क को जो है, यानी कि बीच वाला जो पार्ट होता है, इसे जो है हम मिड ब्रेन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और जो है उसके बाद जो है तीसरा जो है हमारा कौन सा होता है, पृष्ठ जो है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है हम हिंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा। इसे जो है आपको आपको ध्यान रखना है, इसे जो है हम हिंड ब्रेन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मस्तिष्क के टोटल 3 भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस आपको जो भी कंफ्यूजन होगा आप प्लीज मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं इसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइस आपका जो है, आपका जो ग्रुप डी का सेट था, आज का हमारा सेट जो है 6 था, वो कंप्लीट होता है। और प्लीज गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। मैंने जितना भी समझाया सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिएगा एंड रिविजन करिएगा। एंड कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज प्लीज आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लीज गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।